हेलो स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इस जनरल साइंस सीरीज में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के 14th लेक्चर को, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे बल और गति के दूसरे चैप्टर को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसके पहले लेक्चर में मैं कंप्लीट कर चुका हूं जड़त्व, जड़त्व के प्रकार, जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध, न्यूटन के गति के नियमों में मैं प्रथम नियम समझा चुका हूं और संवेग को समझा चुका हूं। इस दूसरे लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे गति के द्वितीय नियम और तृतीय नियम को, साथ ही साथ बल क्या होता है, बल के प्रकार क्या होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कॉर्नर पे आई बटन पे क्लिक करके सबसे पहले वह वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं गति के द्वितीय नियम को। गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग में होने वाला यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। देखिए, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको मैंने रेड कर दिया है, तो यहाँ पर इन शब्दों को याद रखिएगा। संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है और बल की दिशा में होती है। तो इस प्रकार से आपको कीवर्ड्स अच्छे से याद हो जाएंगे, तो परिभाषा आप अपने मन से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर कहा गया है बल समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। तो यहां पर हम बल को F से दर्शाते हैं, समानुपाती होता है। संवेग में पिछले लेक्चर में कंप्लीट करवा चुका हूं, जो कि होता है द्रव्यमान गुणा में वेग। अब यहां पर संवेग के समानुपाती नहीं कहा गया है, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती कहा गया है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? यहां पर हम m v2 माइनस m v1 बटा में t करेंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ऊपर वाली जो राशि होगी वो संवेग में परिवर्तन को बताएगी और नीचे जो t लिखा है वो दर को बताता है। जब भी दर शब्द आता है तो उसमें हम किसी भी संख्या को समय से भाग देते हैं। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को आप याद रखिए, इसी से हम कुछ और प्रूफ करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए, जो मैंने इक्वेशन लिखी थी वो ये थी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v2 माइनस m v1 अपॉन में t, यानी कि बल जो होता है समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन की दर के। अब देखिए, यहां पर मैं इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, F समानुपाती होगा, मैं यहां से m कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर हो जाएगा v2 माइनस में v1 अपॉन में t। अब यहां पर फिर हम आगे बढ़ते हैं और F समानुपाती होगा, हम लिख सकते हैं m। देखिए, ये जो राशि है v2 माइनस v1 अपॉन t, इसी को हम वेग में परिवर्तन कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो क्या होती है? तो वो होती है त्वरण, जिसे हम a से दर्शाते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कहेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। अब यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनैलिटी यानी समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं, तो F बराबर में आ जाएगा z m इंटू a, जहां पर z जो है वो नियतांक है, जो कि SI मात्रक में हम z का मान 1 लेते हैं। इसीलिए इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं F बराबर में m इंटू a, यानी कि बल की यहां से हमें परिभाषा मिल गई समीकरण के आधार पे कि बल बराबर क्या होता है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान को जब हम त्वरण से गुणा करते हैं तो हमें जो राशि मिलती है वो बल कहलाती है। अब इस इक्वेशन का हम निष्कर्ष निकालते हैं कि आखिर इस इक्वेशन का निष्कर्ष क्या है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, इसको हम समझते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु या तो नियत वेग से आगे बढ़ेगी या स्थिर हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सीधे सीधे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। प्रश्न किस प्रकार से आएगा? यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो क्या होगा? और ऑप्शन में दिया रहेगा नियत वेग से आगे बढ़ेगी या स्थिर हो जाएगी। इनमें से कोई ना कोई ऑप्शंस दिए होंगे, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमने अभी इक्वेशन को यहाँ पर प्रूफ किया, F इक्वल्स टू m इंटू a। अब यहाँ पर कहा गया बाह्य बल की अनुपस्थिति, यानी F का मान क्या हो गया है? 0। F यदि 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हम कहेंगे 0 बराबर m इंटू a, क्योंकि F का मान 0 हो गया है। इसका मतलब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब उसका त्वरण ही 0 हुआ होगा। इससे हम कहेंगे a बराबर में 0। त्वरण 0 होने का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। अब यदि त्वरण 0 हो गया है, इसका मतलब वेग में परिवर्तन क्या हो गया है? 0 हो गया है। वेग में परिवर्तन 0 होने का मतलब यह हो गया है कि v2 का मान और v1 का मान एक ही है। इसका मतलब यह हुआ कि वेग समान है, नियत है। तो मैंने आपको ये समझा दिया वेग कैसे
नियत हो जाएगा। दूसरी बात, वस्तु स्थिर कैसे हो जाएगी वो भी समझ लीजिए। तो मान के चलिए कि कोई वस्तु यदि पहले से ही यहां पर रखी हुई है और उस पर कोई बल नहीं लगाया गया तो वह स्थिर ही बनी रहेगी। तो इन दोनों ही चीजों का मैंने आपको मतलब समझा दिया कि कैसे नियत वेग होगा और कैसे वस्तु स्थिर रहेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बल की परिभाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहां पर कहा गया है बल क्या होता है, तो देखिए वह कारक जो स्थिर वस्तु को गतिशील कर देगा या करने का प्रयास करेगा, अथवा गतिशील वस्तु को स्थिर कर देगा या ऐसा करने का प्रयास करेगा। यानी कि कोई वस्तु स्थिर है तो बल वह कारक होगा जो यदि स्थिर वस्तु है तो उसको गतिशील करे या करने का प्रयास करे, या फिर वस्तु गतिशील है यानी पहले ही गति में है तो उसे धीमा करे या ऐसा करने का प्रयास करे। तो यहां पर हम पहले ही समझ चुके हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। F इक्वल्स टू द्रव्यमान यानी m और त्वरण यानी a। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। आखिर ये सदिश राशि क्यों है? देखिए बल की यदि हम बात करें तो बल द्रव्यमान और त्वरण पे निर्भर कर रहा है, और क्योंकि त्वरण जो है वो सदिश राशि होती है इसीलिए बल भी सदिश राशि होगी। अब आप कहेंगे कि द्रव्यमान तो सदिश राशि नहीं होती, तो ध्यान से समझिए, जब कोई राशि यानी बल व्युत्पन्न राशि है और यह कुछ और राशियों पर निर्भर करता है, तब इनमें से कोई भी राशि जिस पर कि बल निर्भर कर रहा है, यदि उनमें से एक राशि भी सदिश राशि हुई तो बल भी अपने आप सदिश राशि हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि त्वरण सदिश राशि है इसलिए बल भी सदिश राशि होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बल के मात्रकों की। तो देखिए मात्रकों पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बल के मात्रक की। तो यहां पर यदि हम कहें SI में मात्रक क्या होता है, तो SI में न्यूटन मात्रक होता है जिसे कैपिटल N से दर्शाया जाता है। तो ये मैंने SI मात्रक आपको बता दिया। अब यदि हम MKS कहें, ये यूनिट सिस्टम में आपको पहले वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूं। तो यहां पर मैंने आपको बताया MKS यूनिट यदि हम कहें तो यहां पर MKS यूनिट में होता है kg मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो ये हो गया मैट्रिक, इसे मैट्रिक भी कहा जाता है, मैट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो SI पद्धति में न्यूटन और मैट्रिक या MKS पद्धति में kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद में यदि हम CGS पद्धति की बात करें यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड की बात करें तो इसका मात्रक हो जाता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इस ग्राम सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम यहां पर एक नाम देते हैं जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है, और वो है डाइन। यानी कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एक डाइन भी कहा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए मैं इन्हीं मात्रकों के बीच में संबंध बताता हूं। तो यहां पर हम पहले SI और MKS के बीच में एक संबंध बता देते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे कि एक जो न्यूटन होता है वो बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो ये बात आप याद रखिएगा कि 1 न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। यानी यहां पर मैंने SI यूनिट को MKS यूनिट में कन्वर्ट करके आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस MKS यूनिट से मैं CGS तक पहुंचता हूं, तो कैसे कर पाऊंगा इसको समझिए। यहां पर यदि मैंने कहा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यदि मैं ये कहता हूं तो यहां पर kg को मैं ग्राम में बदलूंगा तो यहां पर आ जाएगा 1000 यानी 10 की घात 3। इसी प्रकार से यदि मैं, क्योंकि यहां पर मेरे को kg से ग्राम में बदलना पड़ेगा तभी मैं CGS में आ पाऊंगा, तो मैंने इस kg को ग्राम में बदल दिया 1000 से गुणा करके। अब इस मीटर को मुझे सेंटीमीटर में बदलना है तो यहां पर गुणा कर दूंगा 100 का यानी 10 की घात 2 का। तो इस प्रकार से ये यूनिट बन जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यहां पर हमने क्या कहा 10 की घात 3 और 10 की घात 2, ये हो जाएगा 10 की घात 5। और यहां पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डाइन। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि ये हो गया 1 डाइन। इस प्रकार से हम कहेंगे 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। अब यहां पर हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, यहां पर थोड़ा सा नीचे थोड़ा गौर से देखना है। यहां पर मैंने MKS यूनिट को किस में कन्वर्ट कर दिया, CGS यूनिट में। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम जानते हैं कि MKS और SI एक ही बराबर होती है, इसीलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 न्यूटन जो होगा वो बराबर होगा 10 की घात 5 डाइन के। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो है 1 न्यूटन जो होता है 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो यहां पर हमने ये कन्वर्ट कर दिया SI यूनिट को
CGS यूनिट में। तो ये इन्हीं पर क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप गौर से ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं भार में समानता की, तो इस पर भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि 1 kg या 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है। तो यदि हम न्यूटन में बात करें तो ये लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है, याद रखिएगा 1 किलोग्राम 10 न्यूटन के बराबर होता है। और यदि एग्जैक्टली कहें तो 9.81 के बराबर होता है न्यूटन में। इसी प्रकार से यदि मैं 1 ग्राम की बात कहूं तो 1 ग्राम जो होता है वो 980 डाइन के बराबर होता है, ये बात आप याद रखिएगा। और 1 ग्राम की ही यदि हम बात करें तो वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग भार को आपको बताया है बल के स्वरूप में। केजी भार होता है, ग्राम भी जो है वो भार होता है। यहाँ पर भार से बल में कन्वर्जन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। फिर से मैं बता दूं, 1 केजी 10 न्यूटन या फिर 9.81 न्यूटन, 1 ग्राम 980 डाइन, 1 ग्राम 9.8 न्यूटन। ये बात आप याद रखिएगा, अपने नोट्स में इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम बल के प्रकार। देखिए बल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। अब इन्हें एक एक करके पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संतुलित बल क्या होते हैं। तो देखिए, जब किसी वस्तु पर लगने वाले समस्त बलों का मूल प्रभाव, इंग्लिश में कहें तो नेट इफेक्ट, शून्य होता है तो इसे हम संतुलित बल कहते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स या फिर संतुलित बल को मैंने आपको समझा दिया है। मैंने यहाँ पर क्या कहा है, बलों का मूल प्रभाव यानी नेट इफेक्ट। इसको हम समझते हैं कि ये नेट इफेक्ट शून्य होना क्या होता है। उसके पहले इस लाइन को समझ लेते हैं कि संतुलित बल ही वस्तु के आकार में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आकार में परिवर्तन के लिए कौन से बल जिम्मेदार होते हैं, तो आंसर आएगा संतुलित बल। अब इसे समझ लेते हैं। देखिए, मान के चलिए कि ये एक प्रकार की वस्तु है। अब यहाँ पर इसे 2 तरफ से यदि खींचा जाए तो 2 तरफ से खींचने पर हम ये देखते हैं इसे समान रूप से, मैंने माना कि 10 न्यूटन इस तरफ भी बल लग रहा है और 10 न्यूटन इस तरफ भी बल लग रहा है, तब इसे समान ताकत से समान बल से खींचा जाएगा तो ये वस्तु जो है अपनी मध्य स्थिति से कहीं पर भी नहीं जाएगी, बल्कि ये जो है अपने आकार में परिवर्तन कर देगी। क्योंकि इसे खींचा जा रहा है इसलिए इसका नया आकार जो हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन ये मध्य स्थिति से कहीं भी आगे एक तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ जो बल लग रहा है वो समान होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि बलों का मूल प्रभाव शून्य हो जाएगा। मतलब मूल प्रभाव मतलब बल लगने से कोई भी वस्तु क्या होती है, अपना स्थान बदलती है, लेकिन यहाँ पर उसका मूल प्रभाव शून्य हो गया। मतलब इस तरफ और इस तरफ समान बल लगने की वजह से उसने अपनी स्थिति को नहीं बदला। इसे ही नेट इफेक्ट 0 होना या मूल प्रभाव 0 होना कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 10 न्यूटन था ये संतुलित बल के रूप में जाना जाएगा। अब इसने आकार में परिवर्तन कर दिया, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो याद रखिएगा, संतुलित बल आकार में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं असंतुलित बलों की। तो जब वस्तु पर लगने वाले समस्त बलों का मूल प्रभाव नेट इफेक्ट शून्य नहीं होता, ये बात आप याद रखिएगा, नहीं होता, तो उसे हम असंतुलित बल कहते हैं। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यदि ये बच्चे रस्सी को खींच रहे हैं, तब यदि समान रूप से ये बल लगाएंगे तो ये रस्सी जो है अपनी मध्य स्थिति में बनी रहेगी और इसे हम संतुलित स्थिति कहेंगे। लेकिन यदि किसी एक तरफ 20 न्यूटन का बल लग रहा है और किसी एक तरफ 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो हम कह सकते हैं इस रस्सी को इस दिशा में खींच लिया जाएगा। तब इस रस्सी पर लगने वाले बल जो होंगे उन्हें क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप 20 न्यूटन में से 10 न्यूटन को घटाएंगे तब भी 10 न्यूटन बच जाएगा, जबकि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में यदि मैं 10 में से 10 को घटाता तो 0 बचता। तो इस प्रकार से ये जो 10 न्यूटन बचा है इसी को हम कहेंगे कि यह शून्य नहीं हो रहा है, इसीलिए यह बल असंतुलित बल होगा। अब संतुलित और असंतुलित बलों के ऊपर और थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि यदि कोई वाहन एक समान गति से आगे बढ़ रहा है तो उस पर कौन से बल लगेंगे, संतुलित बल लगेंगे। ये एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि एक समान गति हो रही है तो उसके लिए कौन से बल जिम्मेदार हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार होंगे संतुलित बल। तो यहाँ पर 2 बातें याद रखना, आकार में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन से बल होते हैं, संतुलित बल, और एक समान गति कौन प्रदान करते हैं, संतुलित बल। अब देखिए उदाहरण से समझ लीजिए, यहाँ पर यदि हम कहें कि ये कार इस गति पर
कांस्टेंट स्पीड पर आगे बढ़ रही है तो हम ये कहेंगे यह जो कार है ये एक समान गति में है। और ये एक समान गति में क्यों होगी? क्योंकि ध्यान से समझिए, इस पर जो बल लगाया जा रहा है वो इस प्रकार से लगाया जा रहा है कि एक्सेलेरेटर के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये गति अपनी बढ़ाएगी नहीं। और संतुलित बल लगाने का मतलब कार में यही होता है कि आप एक समान रूप से थ्रॉटल को जो है या फिर एक्सेलेरेटर के ऊपर पैर रखे हुए हैं। तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब इसे एक और एग्जांपल से और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। देखिए यहां पर कहा गया है यदि कोई असंतुलित बल किसी वाहन या वस्तु पर कार्य करता है, अब मैंने बात करी असंतुलित बल की, तो उस वस्तु की गति में परिवर्तन होगा या उसकी दिशा में परिवर्तन होगा। तो यहां पर प्रश्न आता है कि असंतुलित बल की वजह से क्या होता है? तो दो काम होते हैं, गति में परिवर्तन होता है या दिशा में परिवर्तन होता है, या दोनों हो सकते हैं। अब यहां पर एग्जांपल से आप देख सकते हैं, यदि ये कार पीछे की तरफ है और ये कार आगे की तरफ है, यदि ये कारें किसी रेस में भाग ले रही हैं, तो यहां पर देख सकते हैं ये पीछे वाली कार इस आगे वाली कार के हमेशा पीछे ही रहेगी जब तक कि ये कार अपने अंदर एक अतिरिक्त गति में परिवर्तन नहीं लाए। और गति में परिवर्तन लाने के लिए उसे अपने एक्सीलेटर को ज्यादा जोर से दबाना पड़ेगा। और एक्सीलेटर को ज्यादा जोर से दबाने का मतलब क्या हुआ कि यह बल जो है इस कार में वह असंतुलित हो गया है, यानी कि वह बल जो है बढ़ रहा है, तभी ये पीछे वाली कार आगे आ पाएगी इस कार से। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इन दोनों की जो दूरी है वो हमेशा बराबर रहेगी और हम ये कहेंगे कि ये कारें जो है वो संतुलित बल में हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से समान दूरी बनाए हुए हैं। तो मैंने आपको संतुलित और असंतुलित बल के बारे में बता दिया है कि कैसे ये काम करते हैं और इन पे क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं वृत्तीय मार्ग में बल। अभी तो हम पढ़ रहे थे लीनियर लाइन में यानी सीधी रेखा में, अब हम पढ़ेंगे वृत्तीय मार्ग में यदि बल होंगे तो उन्हें हम नया नाम देंगे। यहां पर एक नाम आया है अभिकेंद्रीय बल। देखिए इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हिंदी में कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो केंद्र की ओर यानी कि त्रिज्या से होते हुए लगने वाले बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसे मैं अभी आपको डायग्राम से समझा दूंगा, इतना आप समझ लीजिए। वृत्ताकार मार्ग में केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण, लेकिन यहाँ पर जो हम त्वरण लेंगे वो लीनियर यानी रेखीय नहीं लेंगे, अभिकेंद्रीय त्वरण लेंगे। तो इस प्रकार से F इज इक्वल्स टू, यहाँ पर द्रव्यमान को तो हम द्रव्यमान के स्वरूप में ही लेंगे, लेकिन इस एक्सेलरेशन को अभिकेंद्रीय त्वरण कहेंगे और इसे हम इस स्वरूप में लिखेंगे कि v स्क्वायर अपॉन में r। अब देखिए पहला तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये मैंने आपको बता दिया कि वृत्तीय मार्ग में जो बल होता है वो m इंटू वी स्क्वायर अपॉन r होता है। अब इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं जिससे कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर मैंने किया m इंटू वी स्क्वायर अपॉन में r, ऊपर भी r से गुणा कर दिया और नीचे भी r से गुणा कर दिया। इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये r इंटू r स्क्वायर हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं m इंटू वी का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर इंटू r। ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं कुछ अलग तरीके से लिख दे रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं m इंटू, यहां पर मैं v अपॉन r और पूरे का वर्ग लगा के फिर r लिख देता हूं। अब यहां पर एक राशि होती है जिसे कि वृत्तीय वेग कहते हैं, ये होता है v अपॉन r। तो यहां पर हम m इसको ओमेगा से दर्शाया जाता है और ओमेगा का वर्ग करके हम यहाँ पर r लिख देंगे। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आ गई जिसको कि मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूं F इक्वल्स टू m इंटू ओमेगा का स्क्वायर इंटू r। ये इक्वेशन को याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस जगह पर बनता है कि अभिकेंद्रीय बल जो होता है उसका मान क्या होता है। तो उसका मान होता है m ओमेगा स्क्वायर r, जहां पर ओमेगा क्या है, अभिकेंद्रीय वेग है। इस बात को आप याद रखिएगा कि वृत्तीय वेग या अभिकेंद्रीय वेग इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि अपकेंद्रीय बल क्या होता है। अब देखिए अभिकेंद्रीय बल के विपरीत एक और बल लगता है जो कि अपकेंद्रीय बल होता है और इसे मैं अभी डायग्राम से आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर यह आभासी बल होता है। पहली बात तो ये एक आभासी बल होता है जो तब उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में घूम रही होती है। अब आगे बढ़ते हैं। यह बल वस्तु को किस तरफ खींचने की कोशिश करता है, बाहर की तरफ। याद रखिएगा
बाहर की तरफ खींचने वाले बल को हम अपकेंद्रीय या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कहेंगे। तो ये कोशिश करता है बाहर खींचने की। आगे बढ़ते हैं। यह बल अभिकेंद्रीय बल के मान के समान पर विपरीत दिशा में होता है। अब देखिए मैं इसको आपको डायग्राम से समझा देता हूं। यहां पर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं जहां पर एक बॉल है जो कि इस वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है। अब ये किसी न किसी रस्सी से बंधी हुई है। मैंने मान लिया कि यह टाइट स्ट्रिंग यानी कि एक खिंचाव वाली रस्सी है। अब इस रस्सी की वजह से ये बॉल इस वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है। तब इसके घूमने पर क्या होगा, देखिए ये रस्सी से होते हुए केंद्र की तरफ एरो आप देख सकते हैं, एक फोर्स लग रहा है जिसको हम कह रहे हैं सेंट्रीपीडल फोर्स, जिसे हम कहेंगे अभिकेंद्रीय बल, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। इसी के साथ साथ एक बल लग रहा है जो बाहर की तरफ जा रहा है, जिसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल। तो मैंने आपको दोनों उदाहरण से समझा दिए। हमेशा अंदर की तरफ लगेगा अभिकेंद्रीय यानी सेंट्रीपीडल फोर्स और बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय बल। अब ये अपकेंद्रीय जो बल होता है ये तभी उत्पन्न होता है जबकि सेंट्रीपीडल यानी अभिकेंद्रीय बल लगता है। इन शब्दों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है आपको। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही पेपर में पूछ लिया जा सकता है, तो दोनों को ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको डायग्राम से वृत्ताकार मार्ग में बलों को समझा दिया। अब देखिए यहां पर एक बात आई है कि ये आभासी बल उत्पन्न क्यों हुआ आखिर, और ये कैसे जो है वो सेंट्रीपीडल फोर्स के बराबर होगा। तो यहां पर हम अब एक नई परिभाषा को पढ़ेंगे जो कि है गति का तृतीय नियम। तो ये परिभाषा क्या है, हर एक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है तथा यह क्रिया एवं प्रतिक्रिया विपरीत वस्तुओं पर कार्य करती है, जो कि अभी मैंने आपको समझाया। देखिए यदि इस वृत्ताकार मार्ग में ये गेंद जो है वो घूम रही थी तो इसके ऊपर अंदर की तरफ एक फोर्स लगा जो कि मैंने कहा कि वो अभिकेंद्रीय बल है, और बाहर की तरफ इसी के बराबर एक फोर्स लगा जिसको मैंने कहा कि ये अपकेंद्रीय बल है। तो यही गति का तृतीय नियम कहता है कि क्रिया जो होती है उसके बराबर प्रतिक्रिया होती है। अब इसे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए यदि मैंने कहा कि बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर हमें धक्का लगता है, तो ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है गति के तृतीय नियम का। एक व्यक्ति यदि गोली चलाता है तो गोली आगे की दिशा में जाती है, लेकिन वह गोली प्रतिक्रिया के स्वरूप व्यक्ति के कंधे पर एक बल लगाती है जिसे कि प्रतिक्रिया बल कहा जाता है, और यह उदाहरण होता है गति के तृतीय नियम का। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला उदाहरण है पानी में तैराक का आगे की ओर गति करना। तो देखिए कोई भी ये नाविक है ये आगे गति कब कर पाएगा, जब ये अपने चप्पू से इस पानी को धकेलेगा, और पानी को जब धकेलेगा तो इसे एक आगे की तरफ बल मिलेगा जिससे कि नाव आगे की तरफ जाएगी। तो ये भी उदाहरण था गति के तृतीय नियम का। आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे कि पानी में खड़े नाव पर से जब व्यक्ति जमीन पर कूदता है तो नाव क्या हो जाती है, पीछे की तरफ हट जाती है। ये हमारा एक एक्सपीरियंस हो सकता है, इसे आपने देखा भी होगा कहीं पर। तो यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति जो है वो नाव को जब धक्का देता है तो नाव इस दिशा में जा रही है, जबकि व्यक्ति जो है वो उसके विपरीत दिशा में जाना चाहता है। तो इसके पैरों के द्वारा इसने एक बल नाव के ऊपर लगाया जिससे कि ये नाव जो है वो पीछे की तरफ चली गई, जबकि वह व्यक्ति जो है वास्तविकता में आगे जाना चाहता था। तो ये तो होती है क्रिया जो हमें आगे दिखाई देगी, और इसकी प्रतिक्रिया जो होगी वो हमें पीछे की तरफ दिखाई देगी। तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।